Hello friends, let us continue our ethics GS paper 4 classes. So chapter number 5, that is the contributions of moral thinkers from India and world. So जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन फिलॉसफी में about the चारवाक. So चारवाक फिलॉसफी आज हम पढ़ेंगे. So what we have covered in the previous sessions. So in the previous sessions हमने क्या कवर किया था? द फंडामेंटल प्रिंसिपल या फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी. याद होगा आप लोगों को, रिवाइज किया आप लोगों ने अच्छे से. सो व्हाट आर दोज फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी? सो इट स्टार्ट्स विद द पुरुषार्थ्स, द 4 पुरुषार्थ्स, राइट? देन सॉरी, the doctrine of karma, rebirth, immortality of soul, varnashram dharma, 16 sanskar and 3 ऋण. सॉरी. सो 4 पुरुषार्थ क्या क्या थे याद होगा आप लोगों को? धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष. देन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, सो 3 कर्म, that is संचित कर्म, संचीमान कर्म and प्रारब्ध कर्म, right? Then the cycle of rebirth and immortality of soul, जहां पर हमने आफ्टर मोक्ष जो है वो 3 केसेस देखे थे. that what happens to the soul. The soul is in absolute bliss or in absence of sorrow, in absence of sorrow, no sorrow. और तीसरा, the soul simply ends, right? देन वर्णाश्रम धर्म में हमने देखा था दैट देर आर 4 वर्णास, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. एंड देर आर 4 आश्रम्स, दैट इज ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास. देन 16 संस्कार हमने देखे थे. सो जिसमें से हमने देखा था पहले 3 संस्कार तो हमारे पैदा होने से पहले ही हो जाते हैं, राइट? जिसमें से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट संस्कार बताए थे. लाइक फर्स्ट संस्कार इज गर्भाधान, 5वां जो है वो नामकरण है, 8वां मुंडन है, 11वां जो है वो उपनयन या यज्ञोपवीत, फिर 15वां पाणी ग्रहण एंड 16वां अंत्येष्टि. और फिर जो है वो 3 ऋण है, ऋषि देव ऋण, ऋषि ऋण एंड पितृ ऋण. सो आई होप ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इंडियन फिलोसफी के आपको समझ आए होंगे. इसमें एक चीज और फाइनली मैं ऐड करना चाहता हूं, देन वी विल स्टार्ट विद चार्वाक. दैट इज कर्म सिद्धांत और कॉजेशन. कॉजेशन और कर्म सिद्धांत, राइट? विच इज एक्चुअली द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा. लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा में एक पॉइंट जो है वो मैं और ऐड कराना चाहता हूं यहां पे. वो ये है दैट कि आवर होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉट जस्ट ऑफ फिलॉसफी, मैंने आपको क्या कहा था, philosophy and sciences, they both of these, आप कह सकते हैं कि fields, they are trying to find answers to similar or same questions, right? As far as cosmology is concerned, especially if cosmology is concerned, right? कि भैया ये यूनिवर्स का उद्गम हुआ क्यों, किसने किया, कैसे किया. So in science and also in philosophy, साइंस और फिलॉसफी दोनों जो है वो लार्जली एक अजम्पशन पर टिकी है. देख रहे हैं आप कितनी मजे की बात है. साइंस और फिलॉसफी दोनों लार्जली एक अजम्पशन पर टिकी है, और जिसको मैंने आपको कई बार पहले समझाया भी है. दैट इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. यानी कि फॉर एवरी इफेक्ट देयर मस्ट बी अ कॉज, देयर मस्ट बी अ कॉज, मस्ट बी अ कॉज. एंड वी हैव केम टू दिस कंक्लूजन ओनली थ्रू एक्सपीरियंस. ये कंक्लूजन तक हम कैसे पहुंचे हैं? थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस. both in case of philosophy as well as in case of sciences. We are, हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं
that for every effect, for every reaction there must be an action, for every effect there must be a cause. We have came to this conclusion through our experiences, millions and millions of our experiences throughout many generations. We have came to this conclusion on which the various theories of sciences are based. But what if we find something? क्या हो अगर हम ऐसी कोई चीज ढूंढ लें, समथिंग ऐसा कुछ समथिंग हम ढूंढ लें which has no cause. राइट? तो पूरा का पूरा हमारा सिस्टम, साइंस का, फिलॉसफी का जो है वो हिल जाएगा. We will have to rethink everything. And quantum physics is quite close to this, quite close to finding something which has no cause. But so far what we believe in is that everything has a cause. Like for example, एक बहुत फेमस जो है वो 20th सेंचुरी में एक बहुत फेमस एक मतलब सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया था कि भैया क्या क्रोज या रेवंस जो होते हैं, क्रोज या रेवंस, क्या वो ब्लैक ही होते हैं? राइट? सो अ फिलोसोफर स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस. उसने अपने सारे दोस्तों से, सारे परिवार वालों से पूछा. सबने कहा भैया हमने सारे कौवे जो हैं वो आज तक काले देखे हैं. ठीक है. फिर उसने अपने दूर के डिस्टेंट रिलेशंस एंड किन्स में जो है वो पूछना शुरू किया. सबने कहा कि भैया हमने सारे कौवे आज तक काले देखे हैं. फिर उसने अपने दूसरे देश में रहने वाले दोस्तों से, रिश्तेदारों से पूछना शुरू किया. उन्होंने सबने कहा कि भैया हमने सारे कौवे आज तक काले देखे हैं. फिर उसने अक्रॉस जनरेशन से पूछना शुरू किया, अपने बुजुर्गों से और अपने यंग जनरेशन से पूछना शुरू किया. सबने कहा कि भैया हमने आज तक सारे कौवे काले देखे हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ देयर ऑब्जर्वेशंस, क्या हम ये डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं दैट ऑल द क्रोज एंड रेवंस आर ब्लैक और लेट्स से डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे? राइट? बिकॉज कुछ ग्रेज भी होते हैं बट लार्जली डार्कर कलर्स के होते हैं. दैट क्रोज आर नॉट अल्बाइनोस. क्रोज जो है वो अल्बाइनो नहीं होते, यानी कि वाइट. जो ऐसे अल्बाइनो वर्ड कहाँ यूज किया जाता है जानवरों के लिए? ऐसे जानवर जो कि नेचुरली वाइट कलर में नहीं पाए जाते, बट ड्यू टू सम जेनेटिक म्यूटेशंस उनमें से कुछ जो है वो वाइट पैदा हो गए, मतलब उनका कलर जो है वो वाइट है. सो उनको अल्बाइनो कहा जाता है, लाइक अल्बाइनो ब्लैक बेयर्स और अल्बाइनो ब्राउन बेयर्स. राइट? अदरवाइज वी हैव स्पेसिफिकली पोलर बेयर्स जो कि व्हाइट कलर के होते हैं. सिमिलरली देयर आर सर्टेन क्रोज एंड रेवंस जो कि अल्बाइनो पैदा होते हैं. राइट? बट व्हाट इफ सबने जो है वो काले ही कौवे देखे होंगे? तो क्या ये इंफॉर्मेशन का या डेटा का पूल सफिशिएंट है टू डेफिनेटली कंक्लूड दैट ऑल क्रोज एंड रेवंस आर ब्लैक? डेफिनेटली नॉट. अगर एक भी कहीं अल्बाइनो कौवा मिल गया तो ये पूरा सिस्टम जो है वो ठप हो जाएगा. वी विल देन हैव टू रीथिंक. सेम इज द केस ऑफ कॉजेशन और दिस कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल, हु मेड दिस यूनिवर्स? ये फिलॉसफी का क्वेश्चन है. मेटाफिजिक्स में सवाल आता है ये कि भैया हु मेड दिस यूनिवर्स? सो ऑल द रिलीजियस फिलोसफर्स दे से दैट गॉड मेड दिस यूनिवर्स. हु मेड दिस यूनिवर्स? साइंस भी ये सवाल ढूंढ रही है. राइट? फिलॉसफी भी ये इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं. सो फिलॉसफी में जवाब जो मिलता है वो हमें क्या मिलता है? दैट गॉड मेड दिस यूनिवर्स. राइट? सो गॉड इज द कॉज एंड यूनिवर्स इज द इफेक्ट. राइट? बट अगर सवाल उठ जाए हु मेड गॉड? राइट? जैसे ही ये सवाल आप पूछते हैं कि गॉड को किसने बनाया, फिर या बनाया नहीं, चलो व्हाट इज द कॉज ऑफ यूनिवर्स? अगर मैं कॉज के हिसाब से पूछूं तो व्हाट इज द कॉज ऑफ यूनिवर्स? तो आप कहेंगे भैया गॉड इज द कॉज. राइट?
फिर अगर आप पूछे दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ गॉड, तो इसका जवाब जो है वो क्लियर जवाब फिलोसफर्स भी नहीं दे पाते, गोल मटोल सा जवाब देते हैं जो कि एडिक्वेट जो है वो नहीं बैठता, राइट। तो पॉइंट मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कर्म सिद्धांत है इनहेरेंटली जो है वो कहीं ना कहीं इसमें फ्लॉ है, और वो फ्लॉ ये है कि अगर हमने कहीं ढूंढ लिया कोई ऐसी समथिंग, कोई ऐसी चीज ढूंढ ली जिसमें कॉज जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमारा पूरा जो है वो फिलॉसफी का बेसिस जो है वो हिल जाएगा। nevertheless we need this principle, and it is applied in the when we apply this principle, the principle of causation or principle of cause and effect relationship, right, when we apply this in ethics and especially Indian philosophy, it becomes karma siddhant, that for our every कर्म सिद्धांत का मतलब क्या है, कर्म प्रिंसिपल is the theory of causation in ethics, which means our every deed will lead to a result, and everything we suffer or enjoy is the result of our previous deeds. So our every deed has a result, right, and whatever we are enjoying or suffering is a result of our past deeds. So that is what karma siddhant is, or doctrine of karma. We have discussed this, ये हमने पहले डिस्कस किया है, right? And why this is necessary? आप कहेंगे कि सर प्रूव तो हो नहीं सकता, ये जरूरी क्यों है? देखिए, मैंने आपको बेल कर्व समझाया है ना, इन एवरी सोसाइटी, बेसिकली ये दिस इज द पॉइंट दैट आई वांटेड टू इंक्लूड, that in every society we have a bell curve as far as intelligence of people are concerned. और अगर मैं लूजली यहां पर वर्ड जो है वो IQ यूज कर लूं, बिकॉज इंटेलिजेंस इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, सेम गोज फॉर IQ केवल जेनेटिक नहीं होता, इट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स, मॉडर्न स्टडीज सजेस्ट। अर्लियर इट वाज बिलीव्ड कि भैया IQ जो है वो लार्जली मतलब जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है, बट IQ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट, राइट। बट जनरली इन अ सोसाइटी वी ऑब्जर्व अ बेल कर्व, याद है आप लोगों को बेल कर्व, राइट। एंड जो लार्ज पॉपुलेशन है वो रिसाइड करती है यहां पर इन दिस रीजन, राइट, दैट मीन्स एवरेज IQ वाले लोग, राइट। एवरेज IQ जो है वो लार्जली बिलीव कि 90 से 100 जो है वो एवरेज IQ है। सो 50% और उससे कम जो है वो लोग, सॉरी 50% और उससे ज्यादा लोग जो हैं वो एवरेज IQ या बिलो एवरेज IQ के हैं, मोर देन greater than 50% plus, right, the people are of average or below average IQ और इंटेलिजेंस। सो ऐसे लोगों को ये समझाना कि भैया आप जो है वो सोसाइटी में अच्छी डीड्स करो, बिकॉज वी आर अ सोशल एनिमल, राइट। गुड डीड्स अगर उन्हें समझाना कि अच्छी डीड्स करो भैया, तहजीब से रहो, हम सोशल एनिमल है, कलेक्टिवली जो है वो हमारा आवर सर्वाइवल एज अ स्पीसी डिपेंड्स, मतलब एक कलेक्टिव एफर्ट्स पर डिपेंड कर रहा है वो, राइट। तो ये सभी के समझ से बाहर है इस तरह के कॉन्सेप्ट। सो व्हाट वी नीड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज सम सॉर्ट ऑफ सेट ऑफ रूल्स, राइट। वी नीड सम सेट ऑफ रूल्स दैट कुड क्रिएट दैट डेटरेंस, वो डेटरेंस क्रिएट कर सके, उनके मन में वो भय क्रिएट कर सके कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, राइट। वो डेटरेंस उनके मन में क्रिएट हो, सो दैट सोसाइटी कुड फंक्शन। सो लार्जली दैट इज द रोल ऑफ रिलीजन, एंड लार्जली दैट इज द रोल ऑफ कर्म सिद्धांत।
ताकि लोगों के मन में एक डेटरेंस क्रिएट की जा सके, क्योंकि लार्जली मतलब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डीपर एंड लार्जर मतलब थीम्स और डीपर कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनको ईजी वे में समझाने के लिए, ताकि सोसाइटी में उनको अच्छे से फंक्शन करवाया जा सके, कर्म सिद्धांत एंड लार्जली दैट इज द रूट ऑफ रिलीजन और वेरियस अदर रिलीजियस मतलब जो भी फिलॉसफीज होती है उनका रूट यही है, उनकी नेसेसिटी है ये। दिस इज द नेसेसिटी ऑफ सच, वी नीड such principles in our society so that we can keep people in check, so we can avoid anarchy को अवॉइड की जा सके, सोसाइटी को फंक्शनल रखा जा सके। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अब प्रेजेंट में जो है वो काफी डिबेट चल रही है अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग, राइट, कि भैया 12 से 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, कई बार तो कई केसेस में 36 घंटे तक भी लोग बोलते हैं, राइट, कि आप जो है वो अपने आप को अगर भूखा रखते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, यानी 2 मील्स के बीच में अगर आप 12 से 16 घंटे का गैप बना सकते हो, या 12 से 18 घंटे का गैप, या इनफैक्ट 16 से 18 घंटे का गैप अगर आप 2 मील्स के बीच में, बिटवीन 2 मील्स अगर आप बना सकते हो, सो दैट्स इंटरमिटेंट फास्टिंग। या आप कंप्लीट 24 आवर्स का अगर आप फास्ट कर सकते हो, दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। ठीक है, इससे होता क्या है, व्हाट इज बिलीव्ड, नॉट जस्ट बिलीव्ड, इट साइंटिफिकली इसको प्रूव करने की कोशिश भी की गई है और कुछ प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स भी देखने को हमें मिले हैं। होता यह है कि भैया हमारे अंदर मतलब जैसे जैसे भूख बढ़ती जाती है, राइट, हंगर जब बढ़ती है, ठीक है, या पहले तो जो है वो ब्लड शुगर कंज्यूम होगी, राइट, अगर हमारे बॉडी में जो है वो अगर हम भूखे रह रहे हैं तो पहले तो ब्लड शुगर कंज्यूम होगी, ब्लड शुगर कंज्यूम होने के बाद फिर जो है वो लिवर एक्शन में आएगा, लिवर जो है वो थोड़ा सा ग्लाइकोजन रिलीज करने की कोशिश करेगा, देन कीटो मतलब रिलीज होंगे कुछ, और बेसिकली बॉडी एडजस्ट करने की कोशिश करेगी कि भैया एनर्जी जो है वो बनाए रखी जाए। एक टाइम ऐसा आएगा जब बॉडी के पास अपने सोर्सेज जो है वो कम हो जाएंगे, देन द बॉडी, आवर ओन सेल्स, our cells they start devouring the sick cells को जो है वो हमारे सेल्स खाना शुरू कर देते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्या होता है कि एक तरह से क्लीनिंग हो जाती है हमारी बॉडी की, जो भी कैंसरस सेल्स हैं अगर, या पोटेंशियली कैंसरस सेल्स हैं, या सिक सेल्स हैं, या अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, उसको हमारी बॉडी खुद ही खाना शुरू कर देती है इन ऑर्डर टू गेन एनर्जी, राइट। या सेल्स के अंदर से ही, मतलब सेल के विदिन अगर कोई सेल ऑर्गेनली फंक्शन नहीं कर रहा अच्छे से, तो उसको डिवावर करता है खुद ही सेल, ताकि सेल अच्छे से फंक्शन करे और एनर्जी भी मिल जाए। सो ये तो साइंटिफिक बेसिस है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, कि दैट वी इट बिल्ड्स आवर इम्यूनिटी, इट गिव्स आवर बॉडी दैट वेरी नेसेसरी क्लीनिंग फ्रॉम इनसाइड। बट ये कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को नहीं समझा सकते, बिकॉज 50% एंड प्लस पीपल आर ऑफ एवरेज और बिलो एवरेज IQ, राइट। सो वट वी नीड टू गिव देम इज अ रिलीजियस, एक उनको जो है वो सेट ऑफ रूल्स देना पड़ेगा। और कौन से सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि सबसे आसानी से लोग जो है वो मान जाते हैं, दैट इज जो कि फियर डिजायर पर बेस्ड हो। और मैंने आपको बताया था फियर डिजायर पर बेस्ड जो है वो, जो हमारे अर्लीस्ट लेवल पर जो रिलीजियस सिस्टम डेवलप हुए थे हमारे सिविलाइजेशन पे, वो फियर एंड डिजायर पर बेस्ड थे। तो जो अर्लीस्ट टाइम से ही चले आ रहे हैं हमारे रिलीजियस सिस्टम्स हैं जो फियर एंड डिजायर पर बेस्ड है, उन्होंने जो सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं वो आज तक जो है वो वन और अदर फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक है। वैदिक जो ट्रेडिशंस हैं फियर और डिजायर पर बेस्ड, जो रिचुअल्स वगैरह, वो आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो हमने क्या कहा भाई अपने लोगों को कि भैया आपको जो है वो ट्यूसडे और सैटरडे और थर्सडे और वट डे, राइट, आप जो है वो फास्टिंग करेंगे। इट इज रिलेटेड टू सर्टेन रिलीजियस प्रिंसिपल और सर्टेन रिलीजियस फिलॉसफी या समथिंग लाइक दैट, राइट, किसी डाइटी से रिलेटेड है। और लोग अगर इस दिन में वायलेट करते हैं अपने फास्ट को तो बहुत गिल्टी फील करते हैं। दैट इज हाउ डीपली उनके सबकॉन्शियस में ये फिलॉसफी जो है वो रूट कर जाती है, राइट। सेम इज द केस ऑफ कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत भी बचपन से हमें जो है वो सिखाया जाता है एक एज अ रिलीजियस फिलॉसफी, और वो इतना डीपली रूट कर जाता है हमारे सबकॉन्शियस में, राइट,
दैट वी, अगर हम कर्म सिद्धांत के अकॉर्डिंग काम अगर नहीं करते हैं तो वी फील गिल्ट, और वो गिल्ट जो है वो बहुत पावरफुल होता है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि भैया सोसाइटी में वी नीड सेट ऑफ रूल्स. रिलीजियस फिलोसफी वाले सेट ऑफ रूल्स जरूरी होते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट टीच एवरी वन दी डीपर, और मतलब उपनिषद आप सबको नहीं पढ़ा सकते, राइट? इसलिए आपको जो है वो गीता जो है वो पढ़ानी पड़ती है. गीता के माध्यम से आप सबको पढ़ा सकते हो, लेकिन आप उपनिषद जो है वो सबको नहीं पढ़ा पाओगे, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ लेट अस स्टार्ट विद चार्वाक. शुरू करते हैं चार्वाक. सो चार्वाक करेंगे पहले हम एक एक्सट्रीम समझेंगे, फिर हम पढ़ेंगे जैनिज्म दूसरा एक्सट्रीम, फिर हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म. इन दोनों का कहीं ना कहीं, इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में जो है वो लाई करेगा बुद्धिज्म. सो चार्वाक फिलोसफी. सो हेटेरोडॉक्स स्कूल है ये, याद होगा आप लोगों को. 3 हेटेरोडॉक्स स्कूल्स हैं इंडियन फिलोसफी में, चार्वाक, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. हेटेरोडॉक्स क्यों कहते हैं हम इन्हें? बिकॉज दे डोंट बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास. in the authenticity of Vedas. In fact, Chadwak are Nastics in all 3 senses. Now, those who have revised the previous session, they know that what are those 3 senses जिसमें जो है वो हम नास्तिक कह सकते हैं किसी को. तो नहीं याद है, चलो बता देता हूँ. द फर्स्ट सेंस इज those who don't believe in the authenticity of Vedas. The second sense is those who don't believe in God but do trust in transcendental or soul or rebirth or things like that. And third are those who don't believe in anything. They don't believe in God, they don't believe in Vedas, they don't believe in transcendental, rebirth, soul or anything. So Chadwak are these, मतलब वो third type है. That include यानी कि वो they are Nastic in all these 3 senses. They are the complete Nastics. They don't believe in anything. Right? Next important point about them, that we don't have their original text. ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो हमारे पास नहीं है उनके, जला दिए गए उनके ओरिजिनल टेक्स्ट. What we have or what we know about them is through their criticism by others. We know about them through their criticism. उनका क्रिटिसिज्म जो किया है दूसरों के द्वारा. अब वो क्रिटिसिज्म जो है वो पूरी तरह उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते. वो क्रिटिसिज्म जो है वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी हो सकता है. वी आर नॉट श्योर. वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी हो सकता है, और हाईली लाइकली ये है कि वो सब्जेक्टिव है, राइट? एंड थोड़ी देर में मैं आपको इनकी फिलॉसफी समझाऊंगा, बट व्हाट वी कैन से अबाउट देम फॉर नाउ, दैट दे आर द मोस्ट नोटोरियस ऑफ द 9 schools ऑफ इंडियन फिलोसफी, राइट? ये बिल्कुल उन 9 स्कूलों में से बिल्कुल अलग चल रहे हैं, राइट? पहली बात तो ये नास्तिक है कंप्लीटली, राइट? एंड आगे हम देखेंगे दैट हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी. नाउ नेक्स्ट थिंग इज वी नीड टू लर्न अबाउट, हमें क्या पढ़ना है. मैंने आपको बताया था कोई भी अगर आपको फिलोसफी पढ़नी है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा. वी आर मोर कंसर्न्ड विद देयर एथिक्स, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर एथिक्स वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर एपिस्टेमोलॉजी एंड देयर मेटाफिजिक्स. तो एक बार व्हाट इज द सोर्स ऑफ देयर नॉलेज, कहां से जो है वो अपनी नॉलेज वो इकट्ठा कर रहे हैं, देन व्हाट दे थिंक अबाउट, या मेटाफिजिकल क्या सेंस है उनकी, इन दोनों को हम एक बार समझ लेंगे, देन वी विल एंटर इनटू देयर एथिक्स, चारवाक एथिक्स. तो शुरू करते हैं उनकी एपिस्टेमोलॉजी से.
सो इन इंडियन सिस्टम एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, द थ्योरी ऑफ नॉलेज. So in Indian system, the sources of knowledge are generally considered to be, there are 2, 3, 5, 6 type of sources of knowledge which are known as praman, right? So in Indian system, praman are the sources of knowledge. या sources of knowledge को क्या कहा जाता है कि भैया क्या प्रमाण है इस नॉलेज का, राइट? सो देर आर लार्जली, 3 तरह के होते हैं, बट उससे ज्यादा भी जो है वो कुछ स्कूल्स बोलते हैं, बट जनरली जो है वो 3 तरह के सोर्सेज में आपको बता सकता हूं. फर्स्ट इज परसेप्शन, सेकेंड इज इन्फरेंस, एंड थर्ड इज टेस्टिमनी. परसेप्शन कहा जाता है प्रत्यक्ष, इन्फरेंस इज अनुमान, एंड टेस्टिमनी इज शब्द प्रमाण. सो दीज आर दी 3 टाइप ऑफ प्रमाण. परसेप्शन, दैट इज प्रत्यक्ष प्रमाण, इन्फरेंस इज अनुमान प्रमाण, एंड टेस्टिमनी इज शब्द प्रमाण. परसेप्शन का मतलब क्या है? एज द नेम सजेस्ट, व्हाट वी कैन परसीव, जो प्रत्यक्ष है, जो कि हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं अपनी सेंसेस से, राइट? इन्फरेंस इज अनुमान, यानी कि मान लीजिए कि आप जो है वो, आपको सुबह सुबह सैर पर जाने की आदत है, जॉग करने की आदत है, राइट? आप रात को समय से सो गए, 10 साढ़े 10 बजे आप सो गए, और आप सुबह 5:30 बजे लत से उठ जाते हैं. आप जब सुबह सो के उठे और जूता फीता बांधकर जो है वो आप जब सड़क पर उतरे, तो देखा भाई सड़क तो गीली है और जगह जगह पडल्स हैं, है ना? शहरों में आज हम जानते ही हैं क्या हालत हो जाती है, बारिश हो जाती है जब, तो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो हमारा ठप पड़ जाता है बिल्कुल. तो आपने इन्फरेंस क्या निकाला इस अपनी ऑब्जर्वेशन से? आपने अनुमान निकाला दैट इफ द रोड इज वेट, that means it rained last night, right? last night जो है वो क्या हुई है? बारिश हुई है. मेरे सोते सोते जो है वो बारिश हो गई, बिकॉज सड़क गीली है, तो मैं दौड़ पर नहीं निकल पाऊंगी, जगह जगह पडल्स हैं, दौड़ेंगे कैसे हम सड़क पे, राइट? सो दैट इज अनुमान प्रमाण, कि आपने इन्फरेंस निकाला फ्रॉम द क्लूज और फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन. अपनी ऑब्जर्वेशन से आपने जो है वो अनुमान लगाया. टेस्टिमनी क्या है? दैट इज शब्द प्रमाण. लेट्स से आप जो है वो कोई कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, राइट? सो आपने जो है वो यू टाइप्ड इन, पहले तो लाइब्रेरी जाना पड़ता था, किताबें खंगालनी पड़ती थी, आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले भी. लेकिन अब क्या है? अब आप जो है वो सिंपली इंटरनेट पर जाते हैं, आप जो है वो सर्च इंजन पे टाइप करते हैं, राइट, कॉन्सेप्ट, और फिर वेरियस वेबसाइट्स आपके सामने आ जाती हैं उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, राइट? नाउ आउट ऑफ, लेट्स से आप यूपीएससी या कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, और वेरियस वेबसाइट जो है वो आपके सामने डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आ गई, राइट? और रेप्यूटेड जो फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपने उसमें से लेट्स से फर्स्ट टू 3 जो है वो कोई भी XYZ आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को खोलकर वो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, राइट? नाउ अब लेट्स से वो कॉन्सेप्ट जो है वो इट वाज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल से रिलेटेड था, ठीक है? तो कोई लीगल कानून वाली जो वेबसाइट है, या कोई यूपीएससी की कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट है, आपने वहां पर जाकर जो है पढ़ लिया, एंड यू ट्रस्टेड देम कंप्लीटली, कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी हुई बात है वो तो इन्होंने सच ही लिखी होगी. आपने सेकंड गेस किया ही नहीं उनके एफर्ट को. So you trusted their testimony, you trusted their shabd praman, right? So you considered their testimony as the authentic source, or you considered your own observation or whatever you inferred as a authentic source. Similarly, you only trusted. So what Chadwak says, Chadwak क्या बोलते हैं, that what is the only source of
according to Chadwick, what is the authentic source of knowledge, or the only authentic source of knowledge? According to Chadwick, the only authentic source of knowledge is perception. That means whatever you can, यानी कि प्रत्यक्ष. प्रत्यक्ष is the only authentic source of knowledge. That means whatever you can perceive through your five senses. Through your five senses, that is only true. Right? And as long as you are not able to perceive something through your five senses, you do not need to trust that thing. आपको उसे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो प्रत्यक्ष नहीं है आपके सामने, है ना. वो स्टेटमेंट सुना है ना आपको कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती. राइट. सो वट एवर यू कैन परसीव थ्रू योर फाइव सेंसेस, इट डज नॉट नीड एनी फर्दर प्रमाण. सो दैट इज वट Chadwick are saying, that we will consider something true only if we can perceive it through our five senses. So that is the epistemology of Chadwick. That is, according to them, is the authentic source of knowledge, pratyaksh or perception, which is highly flawed. कैसे है highly flawed? क्या आप बैक्टीरियाज, वायरसेस को परसीव कर पा रहे हैं विद योर फाइव सेंसेस? या लेट्स से, चलो आप कहेंगे कि सर नहीं, माइक्रोस्कोप के नीचे हम देख पा रहे हैं, तो यस परसीव कर पा रहे हैं उन्हें, ठीक है. बट लेट अस कंसीडर इन द टाइम ऑफ Chadwick, आज से 2-2,500 साल पहले, क्या वो वायरसेस और बैक्टीरियाज को परसीव कर पा रहे थे? नहीं. नेवरदलेस इट वाज प्रेजेंट. राइट. सो देयर एपिस्टेमोलॉजी इज वेरी लिमिटेड एंड इट इज इनएडिक्वेट. कैसे? उनके मेटाफिजिक्स को समझते हैं तब आपको और क्लियर हो जाएगा. लेट अस लुक एट देयर मेटाफिजिक्स. नाउ मैंने आपको क्या कहा था कि इंडियन सिस्टम में एथिक्स जो है वो सेपरेट ब्रांच नहीं है. एथिक्स आर कनेक्टेड विद द मेटाफिजिक्स. राइट. सो अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू Chadwick, प्रत्यक्ष या परसेप्शन is the only authentic source of knowledge. That means whatever they cannot perceive, they don't trust in that. So through our senses we cannot perceive whether the God exists or not. Through our senses we cannot perceive heaven, we cannot perceive hell, we cannot perceive karma, we cannot perceive rebirth, right? We cannot perceive a soul, we cannot perceive, मतलब whatever other Indian philosophies के स्कूल जो बोल रहे हैं, right? मोक्ष, ठीक है. जो भी हमने एथिकल प्रिंसिपल्स देखे थे वो सारे जो हैं वो परसीव, मतलब नॉट सारे बट उनमें जो भी कॉन्शियस चीजें हैं, है ना, ऑल द कॉन्शियस थिंग्स. As per other Indian philosophical schools, Chadwick says that we are not able to perceive them, and if we are not able to perceive them, they doesn't exist. Simple. उनका definite stance है कि भैया they don't exist. God, it doesn't exist. Heaven नहीं है, hell नहीं है, कर्म नहीं है, rebirth नहीं है, soul नहीं है, मोक्ष नहीं है. जो भी कॉन्शियस चीजें हैं वो कोई भी चीज ऐसी मौजूद नहीं है, because we cannot perceive it. Right? But the problem with perception is that it creates a possibility
What is the problem here? The problem is that we treat the possibility as the final verdict. As final verdict, right? यानी कि चैटबॉक्स ने फाइनल वर्डिक्ट दे दिया कि जस्ट बिकॉज वी कैन नॉट परसीव दैट मीन्स इट डजंट एग्जिस्ट. उन्होंने ये नहीं कहा, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि अकॉर्डिंग टू चैटबॉक्स गॉड डजंट एग्जिस्ट. बिकॉज वी आर नॉट एबल टू परसीव गॉड, राइट? बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, दैट आई डोंट सी एनी गॉड. मैं किसी भी भगवान को नहीं देख पा रहा हूं. सो दैट मीन्स द गॉड डजंट एग्जिस्ट, राइट? तो वो पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं कर रहे. वो ये नहीं कह रहे कि आई डोंट सी एनी गॉड, दैट मीन्स, राइट, इफ आई डोंट सी एनी गॉड, if I don't, ध्यान से सुनिए, if I don't see any God, that means I don't see any God. It doesn't mean that God doesn't exist. So चार्वाक जो है वो डायरेक्ट वर्डिक्ट दे रहे हैं, if I don't see any God, God doesn't exist. They are not saying that if I don't see any God, it means I don't see any God, right? If I don't see any God, it quite possibly mean that I don't have the means to see any God. Have the means to see God, right? This can be a possibility, right? Another possibility is if I don't see any God, हो सकता है कि किसी और ने देखा हो, उससे हम सवाल पूछ सकते हैं, उनको हम क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं जब तक हमें एक एडिक्वेट टेस्टिमनी नहीं मिल जाती, राइट? If I don't see any God, what if God do exist but we don't have the means, we don't have the senses to see the God, right? We have only 5 senses. What if there are, है ना? देखो जैसे मैंने आपको विजन के लिए बताया था ना कि जो हम देखते हैं, जो हमारी विजन है, इट इज लिमिटेड, बिकॉज हमें जो है वो जो सनलाइट का, लेट्स से सनलाइट की अगर हम केवल बात करें, उसका जो स्पेक्ट्रम हमें दिखता है ना, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उसका स्पेक्ट्रम जो हमें दिखता है, जो हम देख पाते हैं, उसको हम बहुत कन्वीनियंटली बोल देते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम. अरे वो विजिबल स्पेक्ट्रम नहीं है, वो विजिबल टू अस स्पेक्ट्रम है, राइट? उस विबग्योर के परे भी है, रेड के परे इंफ्रारेड है, राइट? वायलेट के परे अल्ट्रा वायलेट है. वी आर नॉट एबल टू सी अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड. ओनली दिस मच इज विजिबल टू अस स्पेक्ट्रम. सो वी डोंट हैव द टूल्स टू सी UVs or infrared. We have the 5 senses, right? There are certain organisms जिनके पास 2 ही senses हैं या 3 ही senses हैं, like deep sea creatures हैं, they don't have the sense of vision, right? So just because they don't have sense of vision, that doesn't mean कि भैया देखने लायक चीजें नहीं है ना? तो उनके हिसाब से तो दुनिया जो है वो अंधकार है, क्योंकि उनके परसेप्शन से परे है बाकी, राइट? क्योंकि उनके पास हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर ही नहीं है वो. So what if we don't have the hardware and software to perceive God? क्या हम इस पॉसिबिलिटी को क्या हम इतने नाइव हैं कि हम इस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह खारिज कर दें that we don't have the tools to perceive God or something supernatural for that matter, or something transcendental or supernatural, right? That is what I am मतलब स्ट्रगलिंग फॉर पास्ट मैनी ईयर्स. मैं इस क्वेश्चन से स्ट्रगल कर रहा हूँ. अगर मैं पर्सनली मेरा ओपिनियन पूछा जाए तो वेदर द गॉड एग्जिस्ट और नॉट,
आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस कि भैया जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव द टूल्स दैट डजंट मीन कि भैया जस्ट बिकॉज वी कंसीडर द लाइफ, हम जो लाइफ कंसीडर करते हैं कि लाइफ इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जो है वो इस बेस की लाइफ है, राइट। जस्ट बिकॉज हम परसीव करते हैं कि लाइफ इस तरह की होती है, जो सांस ले रहा है, जो ग्रो कर रहा है, जो रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो जीवित है। हो सकता है कि लाइफ और भी तरह की होती हो, वो कॉन्शियस लाइफ भी हो सकती है, एनर्जी के फॉर्म में भी लाइफ हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में भी लाइफ हो सकती है। जस्ट बिकॉज हम परसीव नहीं कर पा रहे, दैट डजंट लीव दी, मतलब वो छोड़ता नहीं है पॉसिबिलिटी की, मतलब पॉसिबिलिटी है वहां पर, है ना, एक्सप्लोर किया जा सकता है उसको, बोथ इन फिलॉसफी एज वेल एज इन साइंसेस। सो दैट इज द लिमिट ऑफ चार्वाक्स, कि वो पॉसिबिलिटी को चांस ही नहीं दे रहे, वो पॉसिबिलिटी को ट्रीट कर रहे हैं एज फाइनल वर्डिक्ट। वी ट्रीट, मतलब अकॉर्डिंग टू चार्वाक, दे ट्रीट पॉसिबिलिटी एज फाइनल वर्डिक्ट। I don't see any God, so God doesn't exist. They are not saying that I don't see any God, so that means I don't see any God. That could very well mean that I don't have the means to see God, or somebody else have seen a God. Right? So that is their metaphysics. That they believe in perception to be the authentic source. And on the basis of that, on the basis of their perception, they say that all the conscious things, they doesn't exist. So what exists is the material things. क्या exist करता है? Material things. यानी कि अगर ऐसा नहीं है कि वो इतने गहरे लोग नहीं है कि वो कॉन्शियसनेस और थॉट्स वगैरह वो सब नहीं समझ सकते, वो कहता है मैटर से ही बन रहा है ये सब, जैसे हमने पहले समझा था ना, दैट मैटर क्रिएट्स कॉन्शियसनेस। तो वो कह रहे हैं कॉन्शियसनेस ऑन इट्स ओन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, मटेरियल थिंग्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, और मैटर ही क्रिएट कर रहा है हमारे थॉट्स और हमारे इमोशंस और वट एवर गोइंग ऑन इनसाइड आवर हेड, या जो भी हम ये सोच रहे हैं ना, गॉड, हेवन, ये सब जो है वो हमारे दिमाग की उपज है और कुछ नहीं, ऐसा बोल रहे हैं वो, मैटर से ही हो रहा है ये, राइट। नाउ लेट अस एंटर इनटू देयर एथिक्स। अब उनके एथिक्स में एंटर करते हैं। So, as far as Indian philosophy is concerned, apart from Charvak, the most important, मतलब अगर हम ethical principle की बात करें तो क्या देखा था हमने? 4 पुरुषार्थ को सबसे पहले पढ़ा था ना। 4 पुरुषार्थस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ethical principle, इसलिए सबसे पहले पढ़ा हमने इनको, राइट। तो अगर इन पर ही बात करें, पुरुषार्थर्थ पर ही बात करें, तो चार्वाक का क्या कहना है? 4 पुरुषार्थ याद है ना आप लोगों को? धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, राइट। सो चार्वाक का कहना है कि भैया देयर इज ओनली 1 पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब क्या निकाला था हमने? द पर्पस ऑफ लाइफ, राइट। So there is only one purpose of life, that is calm. So काफी pragmatic approach, practical approach जो है वो रख रहे हैं यहाँ पर चार्वाक। कह रहे हैं कि केवल एक पुरुषार्थ जो है वो necessary है, वो है calm, and rest is false, right? तो हम एक एक करके देखते हैं कि what is their take on different पुरुषार्थs. So what is Charvak's take on earth? So in Indian philosophy, earth means prosperity जो है वो बनाना for our life, right? But Charvak क्या कह रहे हैं कि earth is only the means. अर्थ जो है वो केवल means है, किसके लिए? For calm. काम जो है वो क्या है? ends है, एंड गोल है, और काम के लिए जो है वो हमें मीन्स कमाने, मतलब मीन्स जो है वो क्या है? अर्थ है। तो अर्थ का अपना इंडिपेंडेंट कोई जो है वो एग्जिस्टेंस नहीं है, अपनी इंडिपेंडेंट इंपॉर्टेंस नहीं है। काम के लिए जो है वो अर्थ कमाना है आपको,
पैसा कमाना, प्रॉस्पेरिटी कमानी है, ताकि आप ऑल द फिजिकल प्लेजर्स को इंजॉय कर सके लाइफ के, राइट। तो आपने कुछ स्टेटमेंट्स जो है हो सकता है चार्वाक के लिए सुनी हो कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, राइट। और फर्दर आगे भी है ये भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः है। तो मैं एक बार लिखवा देता हूं आपको ये, सो दैट इज यावत जीवेत सुखम जीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। अब ऋणम कृत्वा, नाउ आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैं खुद से जो है वो रोमन में लिख रहा हूं इसको, सो मेक श्योर कि आप जो है वो थोड़ा सा गूगल पर जाकर इसको सर्च जरूर कर लें। घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। राइट, सो व्हाट इट मीन्स इज यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख में जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, उधार में लेकर घी पियो, भस्मीभूतस्य देहस्य, मरने के बाद जो है वो भस्मीभूतस्य देहस्य, देह जो है वो भस्म हो जाएगा मरने के बाद, पुनरागमन कुतः, फिर से जो है वो वापस रिबर्थ नहीं हो पाएगा। पुनरागमन यानी कि वापस से जो है वो आप नहीं आ पाओगे। कैसे आओगे वापस? आओ तो जब तक जियो सुख में जियो, उधार में लेकर घी पियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। तो यू कैन कोट दिस इन एसेज, नॉट नेसेसरीली इन एथिक्स पेपर, बट एसेज में आप इसको कोट कर सकते हो, राइट। केवल इतना भी अगर आप कोट कर देंगे तो भी चल जाएगा। चार्वाक सेज दैट ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, उधार लेकर ऋण पर जो है वो घी पियो। बेसिकली घी कहा है उन्होंने बिकॉज एक और फेमस लाइन है, दैट इज पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले। अगर मैं यहां लिखूं तो पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले, राइट, विच मीन्स पियो पियो इतना पियो जब तक जमीन पर गिरना पड़ो। पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले, पतति मतलब गिरना धरती पर, जब तक पियो पियो फिर से पियो जब तक धरती पर गिरना पड़ो, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, राइट, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। सो यू कैन कोट दीज सेपरेटली, यावत जीवेत सुखम जीवेत को भी आप सेपरेटली कोट कर सकते हो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत या भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, इसको भी जो आप सेपरेटली कोट कर सकते हो। अदरवाइज ये एक पूरी जो है वो पंक्ति है। देन पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले, और भी है इस तरह की कई सारी, यू कैन लुक फॉर देम, ऑनलाइन जो है वो आपको ढूंढिएगा मिल जाएंगी। ऑल्दो एक दो अगर आपको याद है तो दैट इज सफिशिएंट, इतनी भी अगर आपको याद है स्टेटमेंट्स अबाउट चार्वाक तो वो सफिशिएंट है। तो ये बेसिकली काम के लिए कह रहे हैं, राइट, काम है जीवन का एंड गोल। धर्म के लिए क्या कहना है भैया?
तो वो धर्म जो है वो ड्यूटीज के सेंस में नहीं ले रहे, बिकॉज दे आर वेरी अगेंस्ट, मतलब पुरोहित वर्ग और बाकी सबके पूरे अगेंस्ट हैं वो, और बाकी फिलॉसफीज के भी अगेंस्ट हैं। तो वो धर्म जो है वो रिचुअल्स के सेंस में लेते हैं, कह रहा धर्म ड्यूटी डाटी कुछ नहीं है, धर्म जो है वो रिचुअल्स है, एंड दे आर अगेंस्ट रिचुअल्स, कंप्लीटली अगेंस्ट है रिचुअल्स के। They say that rituals are a complete farce, rituals are a complete nonsense, they have no value for us. Like for example, the rituals of Shraddh, right? They said that during Shraddh, what we generally do is we feed the Brahmanas. ब्राह्मण को जो है वो फीड किया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है इन लिeu कि भैया जो ब्राह्मण खाना खाएंगे वो हमारे पितरों तक, हमारे पूर्वजों तक जो है वो खाना पहुंच जाएगा। कुछ इस तरह का रिचुअल है, राइट। सो चार्वाक कहते हैं कि भैया फीडिंग ब्राह्मणास इज लाइक इन ऑन श्राद्ध इज लाइक फीडिंग अ डेड हॉर्स। तो श्राद्ध इज लाइक फीडिंग अ डेड हॉर्स, मरे हुए, श्राद्ध इज लाइक फीडिंग अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को घास खिलाने बराबर है श्राद्ध में ब्राह्मण को खाना खिलाना, राइट, अकॉर्डिंग टू चार्वाक। फीडिंग ब्राह्मण इन श्राद्ध इज लाइक फीडिंग अ डेड हॉर्स। इतना अगेंस्ट हैं वो रिचुअल्स के, राइट। अनदर रिचुअल्स लाइक जो सेक्रीफाइसेस अभी किए जाते हैं नवरात्रों के दौरान, दशहरे के दौरान, दीपावली के दौरान, या और भी कहीं भी जो सेक्रीफाइसेस यानी कि बलि जो दी जाती है, जहां पर भी बलि प्रथा चलती है, आपके यहाँ जो है वो लोकल में देखा होगा कि बकरों की बलि दी जाती है, इस्लाम में भी बकरों की बलि दी जाती है, राइट। देन हिंदुइज्म में भी कई, मतलब जैसे मेरे ट्राइबल कल्चर में जो है वो बकरों की बलि दी जाती है, हिमाचल में कई जगहों पर बकरों की बलि दी जाती है। बिहार और ईस्ट, मतलब ईस्ट की साइड चले जाएं अगर हम इंडिया में, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम में जो है वो दशहरे वाले दिन भैंसों की बलि दी जाती है, और कई जगहों पर जो है वो सेक्रीफाइसेस बलि दी जाती है, राइट। तो बलि को लेकर चार्वाक जो है वो भिड़ गए प्रीस्ट से, और उन्होंने कहा कि, और बेसिकली बलि का जो है वो क्या लॉजिक दिया बलि देने वालों ने, लॉजिक ये दिया कि भैया पहली बात तो बलि जिस हम जानवर की दे रहे हैं उसे जो है वो ईश्वर खुद सेलेक्ट कर रहा है, और जैसी उसकी बलि दी वो तुरंत जो है वो हेवन में पहुंच जा रहा है, तुरंत जो है वो मुक्त हो जा रहा है, मुक्ति मिल जा रही है उसको, राइट। और बदले में जो है वो बलि अगर हम दे रहे हैं तो वो हमारे, मतलब सारे जो है वो प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व कर दे रहा है, तो बलि सेक्रेड है। तो इसके लिए चार्वाक कहते हैं कि इफ sacrificing animals leads to heaven, then why don't you sacrifice your parents? Right? Yeah, if simply sacrificing leads to heaven. केवल जानवरों की नहीं, अगर सेक्रीफाइस करने से, बलि देने से हेवन मिल जा रहा है, तो प्रीस्ट को कह रहे हैं कि तुम्हारे बूढ़े माता पिता भी जो है वो हेवन ढूंढ रहे हैं, तो व्हाई डोंट यू सिंपली सेक्रीफाइस योर पेरेंट्स। तो इस पर जो है वो प्रीस्ट लोग भड़क जाते हैं। तो चार्वाक लोगों का क्रिटिसिज्म ये है, बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं उनसे, जो है वो कहते हैं कि बाकी जो स्कूल्स हैं कहते हैं कि हम इनसे बात ही नहीं करेंगे, हम इनसे बहस ही नहीं करेंगे, राइट। वैसे क्यों नहीं करना चाहते बात और बहस? क्योंकि फंस जाते हैं फिर बाकी स्कूल्स को जो है वो ऐसा चैलेंज कर देते हैं चार्वाक कि भैया उनसे आर्गुमेंट करना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत प्रैग्मेटिक बात करते हैं। बाकी स्कूल्स जो है वो अदर वर्ल्डली बात कर रहे हैं, चार्वाक बहुत प्रैग्मेटिक बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, फैक्ट पे बात कर रहे हैं, और वो फंस जाते हैं बाकी स्कूल्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चार्वाक्स की लिमिटेशंस नहीं है, चार्वाक्स की भी अपनी लिमिटेशंस है, राइट। व्हाट इज देयर स्टैंड ऑन मोक्ष आउट ऑफ ऑल पुरुषार्थ्स? मोक्ष पर क्या स्टैंड है उनका? सो दे से दैट इट इज अ बिग लाई, सिंपल।
But not just moksha, every conscious thing is a big lie. ठीक है, and moksha is one of that. Right? They say that this life is the only life and there is no other, मतलब कोई और जो है वो लाइफ नहीं है. Right? Like their statement that is भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः. यहां पर आप कोट कर सकते हैं उसको. भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, कि मरने के बाद जो है वो देह भस्म हो जाएगा, पुनरागमन जो है वो नहीं हो पाएगा. सो देयर इज ओनली वन लाइफ. सो बेसिकली यू ओनली लिव वंस. जो मॉडर्न टाइम्स में चल रहा है ना, मॉडर्न टाइम्स में बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी, गांव देहात में भी, यू ओनली लिव वंस जो है वो यूथ में, यंगस्टर्स में जो है पॉपुलर है. इट स्टार्टेड विद मिलेनियल्स यानी कि हमारी जनरेशन के, मतलब 90s के बच्चों से जो है वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा. और अब जो जेनजीज हैं वो तो मतलब यू ओनली लिव वंस पर ही हैं, चल रहे हैं. और अब जब जेन अल्फ़ा जब बड़ी होगी तो पता नहीं वो तो क्या ही सोचेंगे. जाएंगे वो अध्यात्म के रास्ते पे या नहीं जाएंगे, वी आर नॉट श्योर, अभी लगेगा पता हमें. बट मिलेनियल्स इन 90s के बच्चे जो हैं, या जेनजीज उसके बाद जो जनरेशन है, मतलब अभी जो बच्चे, अभी जो बेसिकली हमारा मतलब यूथ है, दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड चाडवाक. उनको पता नहीं है लेकिन वो चाडवाक फिलॉसफी फॉलो कर रहे हैं. राइट? दे आर नॉट कंसर्न अबाउट मोक्ष. नाउ लेट अस फाइनली, ऑल्दो काम के लिए मैंने आपको केवल ये बताया था दैट ओनली वन पुरुषार्थ दैट इज काम. राइट? तो काम जो है वो आप थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, जिसको वो केवल एक पुरुषार्थ मान रहे हैं. राइट? अर्थ के लिए उनका क्या कहना है? सो अर्थ का लिए कहना है उनका कि भैया इट इज ओनली द मीन्स, एक एंड गोल इज काम. धर्म के लिए क्या कहना है कि दे आर अगेंस्ट द रिचुअल्स. मोक्ष के लिए क्या कहना है दैट मोक्ष इज अ बिग लाई. राइट? यू ओनली लिव वंस, एक ही लाइफ है, वही जीनी है. भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः. राइट? देन लेट अस लुक एट काम. काम को समझते हैं. तो काम पर क्या स्टैंड है चाडवाक का, उसको समझने के लिए हमें पहले हिडोनिज्म समझना पड़ेगा. हिडोनिज्म क्या है? So hedonism, simply it means it is a philosophy that says that we should pursue the pleasures, the pursuit of happiness, pursuit of pleasures or happiness is hedonism. Right? And hedonism has various classifications. It has largely two classifications and उन दोनों क्लासिफिकेशंस में भी फर्दर दो सब ग्रुप हैं. पहली क्लासिफिकेशन है कि किसका प्लेजर, हुज प्लेजर. राइट? प्लेजर ऑफ सेल्फ यानी कि ईगोस्टिक हिडोनिज्म, और प्लेजर ऑफ फॉर एवरीवन दैट इज यूनिवर्सलिस्टिक या altruistic hedonism. Right? And second classification is the level of pleasures. या हैप्पीनेस. क्या लेवल है प्लेजर का, इसके बेसिस इसमें भी फर्दर दो है, ग्रॉस हिडोनिज्म एंड रिफाइंड हिडोनिज्म. राइट? तो अब हमें एक एक करके जो है वो ये चारों समझने हैं. राइट? सो फर्स्ट लेट अस लुक एट इगोइस्टिक hedonism. Now ego means I should do this, I should do that. Right?
So I should pursue only my own pleasures. That is what egoistic hedonism says, that I should pursue only my own pleasures. Right? I'm not concerned about anyone else. I should pursue my own pleasure. Need to focus only on my own pleasures, not on my family, nor siblings, or parents, or friends, or society, or kinship. No, किसी के बारे में नहीं टेंशन लेनी. Only my own pleasures. That is egoistic hedonism. Second is universalistic या अल्ट्यूरिस्टिक. अल्टूरिज्म आई होप आप लोग समझते हैं क्या होता है. राइट? इट सेज दैट हैप्पीनेस इज गुड, हैप्पीनेस इज फाइन, बट वी शुड फोकस ऑन हैप्पीनेस फॉर ऑल. राइट? हैप्पीनेस जो है वो सबके लिए, सर्वे क्या बोलते हैं उसको? यस, हैप्पीनेस फॉर all. राइट? देन जो बाकी के दो है ना, लेवल ऑफ प्लेजर्स, यहां पर जो है वो एक फिलॉसफी में डिबेट है. डिबेट क्या है? देयर इज अ डिबेट इन फिलॉसफी हियर. वो डिबेट ये है कि कौन ऊपर है. डिफरेंट प्लेजर्स जो हैं वो, डिफरेंट हैप्पीनेस जो है वो हमारी लाइफ में, क्या उनमें क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेटिव डिफरेंस होता है या क्वालिटेटिव डिफरेंस होता है? पूरी फिलॉसफी में जो है वो, हर तरह के फिलॉसफिकल सिस्टम में ये डिबेट है. द डिफरेंट प्लेजर्स of our life, do they have quantitative difference, यानी कि क्वांटिटी का डिफरेंस है उनके बीच में, और क्वालिटेटिव डिफरेंस या क्वालिटी का डिफरेंस है? राइट? अब क्या मतलब है इसका, आइए समझते हैं. लेट्स से यू लाइक टू ड्रिंक टी. आपको जो है वो चाय पीना पसंद है. तो चाय के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? मतलब लार्जली चाय के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं? सो हम चाय पानी से शुरू करते हैं, ठीक है, फिर उसमें हम चाय पत्ती डालते हैं, राइट, फिर उसमें हम शुगर डाल लेते हैं थोड़ी, राइट, फिर हम उसमें मिल्क भी ऐड कर लेते हैं. कुछ लोग केवल ब्लैक टी पीना पसंद करते हैं, कुछ लेमन टी पीना पसंद करते हैं, राइट. लेकिन जनरली जो चाय बनती है आमतौर पर घरों में या दुकानों पर भी, वो ये बनती है ना, 4 इंग्रेडिएंट होते हैं, वाटर, टी, शुगर एंड मिल्क. और टी में ही मतलब आप मसाला वगैरह वो सब भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है. टी यानी कि यहाँ पर पत्ती, और टी यहाँ पर कहने का मतलब है फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज चाय. चाय टी, अंग्रेज चाय टी बोलते हैं फॉर सम रीजन, राइट. तो इफ यू लाइक टू, अगर आपको चाय पीना हैप्पीनेस देता है, राइट, या चाय पीना आपके लिए अगर एक प्लेजर है, बहुत लोगों के लिए होता है चाय पीना प्लेजर, है ना, दे आर एडिक्टेड टू दैट कैफीन. तो अगर इस चाय में लेट्स से 10 यूनिट जो है वो चीनी है, आप पी रहे हैं, आप कहेंगे कि भाई चीनी कम है, मजा नहीं आया, है ना. गांव देहात में बहुत मीठा पीते हैं लोग चाय. मेहनत करने वाले लोग, शारीरिक मेहनत करने वाले लोग जो है वो चाय मीठा पीना पसंद करते हैं. पूछते हैं चाय कैसे पियेंगे? तो खड़े चम्मच की चाय पियेंगे. खड़े चम्मच की चाय का मतलब चम्मच खड़ा करके पहले चीनी उसमें डालते रहो, इतनी चीनी डालो कि चम्मच जो है वो अपने मतलब बगैर किसी सपोर्ट के केवल चीनी में खड़ा हो जाए, इतनी चीनी जो है वो ग्लास में डालो, है ना. तो बहुत मीठी जो है वो पीना पसंद करते हैं लोग कई बार चाय. तो अगर इस चाय में लेट्स से 10 यूनिट जो है वो चीनी है और वो कम है, 20 यूनिट डाल दी जाए तो आप कहेंगे कि हाँ हाँ थोड़ा मजा आया. 30 यूनिट डाल देंगे तो आप कहेंगे ओहो और मजा आ गया. 60 यूनिट कर देंगे तो कहेंगे बहुत मजा आ गया.
100 यूनिट कर देंगे तो आप कहेंगे ओहो दिस इज द अल्टीमेट प्लेजर फॉर टी। तो देखिए चीज वही है, चाय, राइट? क्या है? चाय है, लेकिन चाय में शुगर की क्या बढ़ा रहे हैं हम? केवल क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, मिठास की क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे क्या बढ़ जा रहा है? प्लेजर, हैप्पीनेस जो है वो, या प्लेजर जो है वो बढ़ जा रहा है। क्वांटिटी इंक्रीज करने से क्वालिटी जो, सॉरी, क्वांटिटी इंक्रीज करने से हैप्पीनेस जो है वो बढ़ जा रही है, राइट? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस इन हैप्पीनेस, ठीक है? बट व्हाट इफ कोई व्यक्ति जो है वो आकर कहे कि नहीं, मुझे तो चाय पीने से पढ़ाई करना जो है वो ज्यादा मजेदार लगता है ना? चाय पीने में जो मजा है और पढ़ने में जो मजा है, उनकी तुलना ही नहीं है आपस में। कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से तो बहुत ही आनंद आ जाता है। फिर कोई सज्जन आएंगे और वो कहेंगे कि नहीं, पढ़ाई करने से किसी हेल्पिंग अ नीडी, किसी नीडी व्यक्ति की हेल्प करने में जो है वो जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, या सेक्रीफाइस करके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो एक अलग ही लेवल की हैप्पीनेस है, राइट? सो इन दिस केस ऑल दीज 3 टाइप ऑफ प्लेजर्स आर फंडामेंटली डिफरेंट, राइट? फंडामेंटली डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेजर्स हैं, and the level of happiness they give, that is also different, right? So here the difference is of the quality of pleasure, where the quality of pleasure मतलब टी से ज्यादा जो है वो स्टडी की है, और स्टडी से ज्यादा जो है वो सैक्रिफाइस की है, राइट? और आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते। आप कहेंगे सर आपने तो यहां कंपेयर कर दिया, राइट? कहने का मतलब, अगर आप टी की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, स्टडी की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, या सेक्रीफाइस की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, और आप कहेंगे कि नहीं भैया 10 कप टी के बराबर 2 किताब जो है वो पढ़ने का मतलब सुकून या प्लेजर मिलता है, आप इस तरह कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, 10 कप चाय पीना एक अपने अलग, मतलब दैट इज अलग डायमेंशन है, अलग लेवल है प्लेजर का, और 2 किताब जो है वो पढ़ लेना वो एक अलग लेवल है प्लेजर का। आप ऐसे जो है वो कंपेयर नहीं करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से so what basically I want to say is that कि different pleasures have a qualitative difference in happiness। यहां जो मैं कहना चाह रहा हूं वो क्या है? Different pleasures have qualitative difference in happiness, राइट? यानी कि हैप्पीनेस की क्वालिटी डिफरेंट होती है डिफरेंट प्लेजर में, आप उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते आपस में, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल समवन लाइक्स टू ईट, कोई व्यक्ति जो है वो खाना बहुत पसंद करता है, राइट? एंड अदर इज समवन लाइक्स टू स्टडी। तो ऐसा व्यक्ति जिसको खाना बहुत पसंद है, वो ऐसे व्यक्ति को देख रहा है जिसको पढ़ना बहुत पसंद है, राइट? और जिस व्यक्ति को खाना बहुत पसंद है वो जाकर कह रहा है पढ़ने वाले को कि यार कितना मजा आ रहा है तेरे को, मैं तो खाना खा रहा हूं, मेरे को तब मजा आ रहा है, तेरे को पढ़कर कैसे मजा आ रहा है, मुझे बता कितना मजा आ रहा है। क्या 2 रोटी खाने के बराबर मजा आ रहा है, या 2 नान खाने के बराबर मजा आ रहा है, या 2 रसगुल्ले खाने के बराबर मजा आ रहा है, राइट? So what this person is trying to do, क्या बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं ये व्यक्ति जो है वो क्वांटिटी के बेसिस पर डिफरेंट प्लेजर्स को कंपेयर कर रहा है, राइट?
डिफरेंट प्लेजर्स को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि केवल क्वांटिटी अलग अलग होती है, प्लेजर तो जो है वो सेम होते हैं हर तरह के। यानी कि एक मतलब 2 पेज जो है वो पढ़ लिए अगर किसी किताब के, तो 2 रसगुल्ले खाने के बराबर जो है वो मजा आ गया। तो केवल क्वांटिटी में डिफरेंस होता है, प्लेजर्स जो है वो सेम होते हैं, राइट। दिस इज ग्रॉस हीडोनिज्म। ये जो व्यक्ति जो है वो मान रहा है दिस इज ग्रॉस हीडोनिज्म। ग्रॉस हीडोनिज्म यानी कि ऑल प्लेजर्स हैव ओनली क्वांटिटेटिव डिफरेंस। ग्रॉस हीडोनिज्म क्या बोलता है, समझ आया आपको? थोड़ा सा टिपिकल है ये कॉन्सेप्ट। ग्रॉस हीडोनिज्म क्या बोलता है, दैट ऑल प्लेजर्स हैव ओनली क्वांटिटेटिव डिफरेंस, हैव ओनली क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी का डिफरेंस है। क्वांटिटेटिव डिफरेंस यानी कि डिफरेंस इज ऑफ ओनली क्वांटिटी। राइट यानी कि जब आप कंपेयर करेंगे सॉरी चाय पीने को पढ़ाई करने से, तो दोनों में केवल क्वांटिटी का डिफरेंस है, या चाय पीने में भी केवल क्वांटिटी का डिफरेंस है, मीठा कम या मीठा ज्यादा, है ना। 2 पेज जो है वो या 2 कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लिए तो 2 कप जो है वो चाय पीने के बराबर हो गया। सो केवल क्वांटिटेटिव डिफरेंस है और क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। क्वालिटी वाइज जो है वो सारे प्लेजर सेम होते हैं। क्वालिटी ऑफ ऑल प्लेजर्स आर सेम, नो डिफरेंस इन क्वालिटी। ओनली डिफरेंस इन क्वांटिटी यानी कि प्लेजर या तो ज्यादा होता है या तो कम होता है, अलग अलग तरह के प्लेजर नहीं होते। जो मजा चाय पीने में आता है वैसा ही मजा जो है वो किताब पढ़ने में भी आएगा, और वैसा ही मजा जो है वो सेक्रीफाइस करने में भी आएगा। अलग अलग प्लेजर नहीं है, राइट। बट what refined hedonism says, रिफाइंड हिडोनिज्म, आई होप अब आप समझ ही गए होंगे। रिफाइंड हिडोनिज्म ये बोलता है कि भैया तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं उसको तुम अपने रसगुल्ले खाने से कैसे कंपेयर कर सकते हो? भाई पढ़ाई का मजा अलग है, राइट। और चाय पीने का या खाना खाने का मजा अलग है, दोनों डिफरेंट तरह के प्लेजर्स हैं। रिफाइंड हिडोनिज्म सेज दैट ऑल प्लेजर्स हैव क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस। ऑल प्लेजर्स हैव क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव डिफरेंस। क्वालिटी का भी डिफरेंस है और क्वांटिटी का भी डिफरेंस होता है सभी प्लेजर्स में, राइट। यानी कि चाय पीना और स्टडी करना ये 2 डिफरेंट क्वालिटी के प्लेजर्स भी हैं और इनमें क्वांटिटी का भी डिफरेंस भी है, राइट। यानी कि चाय पीने की क्वांटिटी और स्टडी करने में क्वांटिटी का भी डिफरेंस है, राइट। तो यानी कि मतलब वही कि कितनी चाय पीना, ठीक है, क्वांटिटी का डिफरेंस आ गया। 2 कप चाय पी, ज्यादा मजा आया। 3 रसगुल्ले खा लिए और ज्यादा मजा आया। और उसी सेम दिन 3 रसगुल्ले भी खाए और 3 पेज पढ़ाई भी या 3 कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए। सो या 3 बार जो है वो सेक्रीफाइस कर लिया, ठीक है। सेक्रीफाइस करना यहाँ पर बलि देना नहीं है, यहाँ पर मतलब अपने प्लेजर को सेक्रीफाइस करके किसी और की हेल्प करना, राइट। दैट इज व्हाट इट मीन्स। सो दैट इज रिफाइंड हिडोनिज्म।
नाउ रिटर्निंग बैक टू टाइप ऑफ hedonism, राइट. सो पहला क्या था कि भैया किसका प्लेजर है, ऑन दैट बेसिस इज इगोइस्टिक, एंड यूनिवर्सलिस्टिक. या अल्ट्रुइस्टिक. और दूसरा लेवल ऑफ हैप्पीनेस पर तो वी हैव ग्रॉस एंड रिफाइंड. नाउ व्हाट वी कैन फर्दर डू इज, इनमें जो है वो क्रॉस भी करवाया जा सकता है, यानी कि इगोइस्टिक एंड ग्रॉस इगोइस्टिक, इट विल मेक इगोइस्ट, इसको बोलेंगे हम ग्रॉस इगोइस्टिक हेडोनिज्म. इगोइस्टिक एंड रिफाइंड जब जुड़ जाएंगे आपस में, सो दैट विल गिव अस रिफाइंड इगोइस्टिक हेडोनिज्म. यूनिवर्सलिस्टिक और ग्रॉस जब जुड़ जाएगा आपस में, इट विल गिव अस ग्रॉस यूनिवर्सलिस्टिक हेडोनिज्म. एंड सेम यूनिवर्सलिस्टिक और रिफाइंड जब जुड़ जाएगा आपस में, इट विल गिव अस रिफाइंड यूनिवर्सलिस्टिक हेडोनिज्म. आई होप आप समझ पाए होंगे. ठीक है, कैसे? देखो सिंपल है, इगोइस्टिक है प्लस ग्रॉस है, तो क्या कहना चाहेगा कि भैया मेरा खुद का प्लेजर है, राइट. आई एम कंसर्न्ड अबाउट माई ओनली प्लेजर, माई ओन प्लेजर, एंड आई थिंक दैट all the pleasures they only have difference of quantity, there is no difference in quality. If someone believes that I am only concerned about my pleasure and all the pleasures only have the difference of quantity but not of quality, we call that the gross egoistic hedonism, right. When someone says that I am only concerned with my own pleasures, but I also believe that the pleasures are different, pleasures have quantitative as well as qualitative differences, यानी कि क्वालिटी का भी डिफरेंस होता है डिफरेंट प्लेजर्स में और क्वांटिटी का भी डिफरेंस होता है डिफरेंट प्लेजर्स में. बट आई एम ओनली कंसर्न्ड अबाउट माई ओन प्लेजर, देन वी कॉल इट द रिफाइंड इगोइस्टिक हेडोनिज्म. आई होप आपको जो है अब ट्रेंड समझ आ गया होगा, राइट. यूनिवर्सलिस्टिक ग्रॉस क्या होगा, दैट आई एम कंसर्न्ड अबाउट एवरीवन्स हैप्पीनेस बट आई ओनली कंसीडर कि भैया हैप्पीनेस जो है वो किस तरह की होती है, केवल क्वांटिटी में डिफरेंस होता है, तो ग्रॉस यूनिवर्सलिस्टिक हेडोनिज्म. एंड द फोर्थ वन इज यूनिवर्सलिस्टिक या अल्ट्रुइस्टिक या यूनिवर्सलिस्टिक अल्ट्रुइस्टिक प्लस रिफाइंड, so that I am concerned about everyone's happiness but I also know that the happiness or pleasure have different qualities and different quantities. So refined universalistic hedonism, right. So these are the 4 type of hedonisms, right. And in India, only in Indian philosophy school, sorry क्या बोल रहा हूं मैं, only one philosophy school in India believes in hedonism and that is Chadwak, and Chadwak believes in gross egoistic hedonism. So when we say जब भी हम काम की बात करते हैं, right, we will return to काम also, काम पर वापस आएंगे, don't worry. सो चारवाक जो है वो कहते हैं कि भैया ग्रॉस इगोइस्टिक हेडोनिज्म है. उसके अलावा एक और आप लिख सकते हैं एरिस्टिपस. चारवाक एंड एरिस्टिपस फ्रॉम ग्रीक फिलोसफी, ग्रीक फिलोसफर है एरिस्टिपस और इंडियन फिलोसफर है चारवाक. दे बिलीव इन ग्रॉस इगोइस्टिक हेडोनिज्म. रिफाइंड इगोइस्टिक हेडोनिज्म एपिक्यूरस है, अगेन ग्रीक,
एपिक्यूरस, रिफाइंड इगोइस्टिक हिडोनिज्म, यूनिवर्सलिस्टिक ग्रॉस हिडोनिज्म, यहां पर जो है वो अब जाने पहचाने नाम आएंगे, या ग्रॉस यूनिवर्सलिस्टिक हिडोनिज्म जेरेमी बेंथम, एंड उसका चेला रिफाइंड यूनिवर्सलिस्टिक हिडोनिज्म J.S. Mill. Right, so we'll discuss about these Epicurus, Aristippus, Jeremy Bentham and J.S. Mill and so on. ये हम आगे जो है वो जब वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ेंगे तो we'll discuss about them in detail. Right, now चार्वाक एंड जेरेमी बेंथम जो है वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से. They share certain sections of their philosophy, which is gross hedonism, whereas Charvak is egoistic and Jeremy Bentham की क्या है, यूनिवर्सलिस्टिक. तो कुछ जो है वो ओवरलैप है इन दोनों की फिलोसफी में, वो हम पढ़ेंगे व्हेन वी विल स्टडी जेरेमी बेंथम. राइट, नाउ लेट अस रिटर्न टू काम. अब आते हैं वापस काम को लेकर जो है वो क्या कहना है चार्वाक का. राइट, तो काम को लेकर चार्वाक का क्या कहना है कि भैया इट इज दी ओनली पुरुषार्थ. केवल और केवल एक ही पुरुषार्थ है, वो है काम. और व्हाट दे बिलीव इन ग्रॉस इगोइस्टिक हिडोनिज्म. राइट, हिडोनिज्म इज क्वाइट क्लोज टू मतलब सीकिंग प्लेजर्स या काम. सो व्हाट दे बिलीव इन ग्रॉस इगोइस्टिक हिडोनिज्म, यानी कि इगोइस्टिक का क्या मतलब है यहां पर, दैट माय ओन प्लेजर्स और ग्रॉस का मतलब क्या है, ग्रॉस का मतलब जनरली क्या होता है, मोटा मोटा, है ना. ऐसे लोग जो मोटा मोटा सोचते हैं, है ना. ग्रॉस, दैट सर्टेन प्लेजर्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन अनसर्टेन प्लेजर्स. ग्रॉस में क्या कहना है बेसिकली चार्वाक का कि सर्टेन प्लेजर्स जो मिल ही सकता है आर मोर इंपॉर्टेंट देन अनसर्टेन प्लेजर्स. यानी कि इस धरती पे जो प्लेजर्स है वो तो मिल ही सकते हैं हमें, राइट, दैट इज सर्टेन. और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति में जो प्लेजर मिलेगा वो मिलेगा या नहीं, वो तो अनसर्टेन है, वो तो पता ही नहीं हमें. तो सर्टेन प्लेजर्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनसर्टेन प्लेजर से. तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो आज पिजन आपको मिल रहा है ना, इसके लिए उनकी सेइंग आप कह सकते हैं दैट टुडे इज पिजन is better than tomorrow's peacock. राइट, तो ये कोट कर सकते हैं आप इन्हें ग्रॉस इगोइस्टिक हिडोनिज्म पर. क्या कहते हैं कि आज जो कबूतर मिल रहा है ना उसको झर लो, उसको पकड़ लो. राइट, टुडेज पिजन इज बेटर देन टुमारोज पीकॉक, या ओनली the sparrow that is in hands is better than two sparrows in the bush. Right, another आप इनकी कोट डाल सकते हैं. One sparrow in hand, एक जो चिड़िया हाथ में है, it is better than two sparrows in bush. Right, this is for certainty and uncertainty के लिए. ये वाला कोट है, सॉरी, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के लिए कोट जो है वो ये वाला है. वन स्पैरो इन हैंड इज बेटर देन टू स्पैरोज इन बुश, है ना. झाड़ी में अगर दो स्पैरो बैठी है उससे बेटर है जो आपके एक हाथ में जो है वो एक स्पैरो है. तो सर्टेन प्लेजर इज बेटर देन अनसर्टेन प्लेजर. राइट, एंड दिस, ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज मोर रिलेटेड विद इमीडिएट प्लेजर इज मोर इंपॉर्टेंट देन फ्यूचर प्लेजर. ग्रॉस में ही क्या कहना है उनका, दैट इमीडिएट प्लेजर इज मोर इंपॉर्टेंट देन फ्यूचर प्लेजर. तो प्लेजर को लेकर ये कहना है उनका कि सर्टेन होना चाहिए प्लेजर और इमीडिएट होना चाहिए. इमीडिएट प्लेजर जो है वो
बेटर है फ्यूचर प्लेजर से, यानी कि टुडेज पिजन इज बेटर देन टुमारोज पीकॉक, एंड सर्टेन प्लेजर जो है वो बेटर है अनसर्टेन प्लेजर से, दैट मीन्स वन स्पैरो इन हैंड इज बेटर देन टू स्पैरोज इन बुश. तो दिस इज व्हाट देयर फिलॉसफी अबाउट काम, दैट इज ग्रॉस. ग्रॉस है बिल्कुल, राइट. ग्रॉस एक वर्ड यूज होता है ना वेस्टर्न, मतलब आपने सिनेमा में देखा होगा. नो, इट इज ग्रॉस, मतलब ये भद्दा है, ये अभद्र है, ये मोटा मोटा है. मोटा मोटा कहने का मतलब दिस इज वेरी वेग और नॉट वेरी क्लियर इन दैट सेंस. बट ज्यादा समय तक जो है वो चार्वाक ग्रॉस हिडोनिज्म से नहीं जुड़े रह सके. लेटर एक नया ग्रुप जो है वो विद इन चार्वाक डेवलप हुआ, a new चार्वाक ग्रुप emerges जिसे कहते हैं कल्चर्ड चार्वाक्स. एंड कल्चर्ड चार्वाक्स, they speak about or they talk about, they accepted the qualitative differences in pleasures also. क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी का डिफरेंस भी जो है वो प्लेजर में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जिसका एग्जाम्पल आप जो है वो दे सकते हैं वत्सायन. जानते हैं आप लोग कौन है? हिस्ट्री के स्टूडेंट जानते हैं मेरे वत्सायन कौन है? वत्सायन, वत्सायन नहीं, वत्सायन. वत्सायन इज credited with that he wrote the famous text of Kama Sutra. So yes, of course, a Chadwak wrote Kama Sutra, right? Because it's a sutra on Kam. Kam here doesn't necessarily mean या only mean sexual pleasures, मतलब broad, all type of pleasures. So that is their take on Kam. That Kam जो है वो यानी pleasure जो है वो certain होना चाहिए, अनसर्टेन प्लेजर के पीछे नहीं भागना है. प्लेजर जो है वो इमीडिएट प्लेजर होना चाहिए, फ्यूचर प्लेजर के पीछे नहीं भागना. किस तरह का हिडोनिज्म है? ग्रॉस इगोइस्टिक हिडोनिज्म, राइट. इगोइस्टिक क्या है? बिकॉज दे आर ओनली कंसर्न्ड विद देयर ओन प्लेजर. एंड ग्रॉस क्यों है? बिकॉज दे आर कंसर्न्ड विद सर्टेन एंड इमीडिएट प्लेजर, राइट. सो दैट इज देयर टेक ऑन काम, एंड दैट इज देयर टेक ऑन पुरुषार्थ, और जनरली दैट इज देयर ethics. So their चार्वाक ethics, it revolves around काम. I hope आपको समझ आया होगा. ठीक है. नाउ लास्ट में जो है वो एक क्रिटिक तैयार करते हैं, ताकि किसी भी एंगल से अगर चार्वाक पर सवाल आए तो आप 200 वर्ड जो है वो लिख लें. तो क्रिटिसिज्म ऑफ चार्वाक, सो गुड और बैड देखते हैं दोनों चीजें. ऑफ चार्वाक. तो क्या अच्छा कह सकते हैं आप चार्वाक्स के बारे में? क्या पॉजिटिव पॉइंट बोल सकते हैं? पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि दैट रैशनल स्कूल है थॉट, है ना, थोड़ा सा रैशनल है, प्रैग्मेटिक स्कूल है. ठीक है, प्रैग्मेटिज्म की बात करता है, राइट. परसेप्शन की बात करता है, परसेप्टिव स्कूल है, प्रैग्मेटिक स्कूल है, लॉजिकल बात करता है ना. देन नेक्स्ट इज दे बिलीव इन दिस वर्ल्डलीनेस, दैट इज ऑल्सो गुड. बिलीव इन दिस वर्ल्डलीनेस. तो व्हाट इज आप कहेंगे सर व्हाट इज गुड अबाउट बिलीविंग इन दिस वर्ल्डलीनेस? अगर आप इस वर्ल्ड में ज्यादा विश्वास रखेंगे उस वर्ल्ड के मुकाबले, तो आप मोर कंसर्न रहेंगे इस वर्ल्ड में और इस वर्ल्ड को बेटर करने की कोशिश करेंगे, है ना. दैट वर्ल्डलीनेस जो है वो doesn't necessarily is also a good thing, because that worldliness जो है वो क्या क्रिएट करती है? लेथार्जी क्रिएट करती है सोसाइटी में, राइट. एंड ऑल्सो गुड थिंग इज दैट इट इज द ओनली स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी which don't deny pleasure, राइट. प्लेजर सीख करना जो है वो हमारा बायोलॉजिकल इंपेरेटिव है ना, एवोल्यूशनरी हमारे अंदर एलिमेंट है प्लेजर सीख करना.
और वो जो नेचुरल एलिमेंट है हमारा उसको डिनाई नहीं करते हैं चार्वाक. ऑल अदर स्कूल्स, राइट, रेस्ट सारे स्कूल्स जो है वो, यानी कि बाकी 8 के 8 स्कूल, दे डिनाई प्लेजर. वो ये कहते हैं कि भैया प्लेजर से दूर भागना है आपको, राइट. वेयरएज चार्वाक कहते हैं कि भैया प्लेजर्स जो है वो एंजॉय करो इस वर्ल्ड के. ऑल अदर दे डिनाई हैप्पीनेस और प्लेजर, whereas Chadwak they don't deny happiness. That's a good thing about them, right? That's their pragmatism, that's their rationality. But what is bad about them? That it leads to consumerism. जैसे मैंने आपको कहा ना, प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है? इट लीड्स टू यू ओनली लिव वंस फिलॉसफी, जिससे हम बेसिकली क्या हो रहा है सोसाइटी में जो है वो डिटैचमेंट बढ़ रहा है. सब अपने अपने प्लेजर के चक्कर में जो है वो एक दूसरे से डिटैच होते जा रहे हैं, राइट. यानी कि डिक्रीज होती जा रही है सोशल सेंसिटिविटी. राइट, लोग जो है वो कनेक्टेड नहीं रह रहे एक दूसरे के साथ. सोशल सेंसिटिविटी डिक्रीज होती जा रही है एंड सो ऑन. हमने पढ़ा ही इसके बारे में, पहले हमने डिस्कस किया है प्रीवियस सेशंस में. जो सबसे बड़ा, इट प्रमोट्स कंज्यूमरिज्म, इट प्रमोट्स डिटैचमेंट इन सोसाइटी, इट प्रमोट्स सेल्फिशनेस, राइट. तो सोशल सेंसिटिविटी कम हो रही है, डिटैचमेंट बढ़ रही है सोसाइटी में, सोशल जो बॉन्ड्स हैं वो टूटते जा रहे हैं. सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है दैट इज ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन. बहुत सारी जगहों पर चार्वाक ने वुमेन को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया है, एक प्लेजर के ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया है. दैट वुमेन आर देयर टू प्लीज मेन, राइट. विथ जो हमारी मतलब पॉपुलर कल्चर में वी डोंट हैव मच कंसर्न अबाउट दैट, राइट. हम जो है वो ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन को लेकर. आप अपने पॉपुलर कल्चर को उठाकर देखिए, ठीक है, मतलब गाने देखिए पॉपुलर कल्चर में, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, राइट. देयर आर अ लॉट ऑफ सच सॉन्ग्स. बहुत सारा ऐसा मीडिया हमारे आसपास फ्लोट कर रहा है जो कि ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है वुमेन को, राइट. वुमेन, आप एडवर्टीजमेंट्स देखिए, वुमेन को प्रोडक्ट को बेचने के लिए डिफरेंट तरीके से ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, नॉट जस्ट बाय सेक्सुअलाइजिंग देम. मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल सेक्सुअलाइजिंग से, और भी कई तरीकों से जो है वो वुमेन का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए. एंड जनरली वी आर कूल विद दैट. चार्वाक भी कुछ वैसा ही कर रहे थे पहले. सो चार्वाक जो है वो इट इज लार्जली कनेक्टेड, मतलब चार्वाक स्कूल जो है वो आपको सेपरेट, मतलब आपको बुद्धिस्ट मिल जाएंगे लोग, आपको जैनी मिल जाएंगे लोग, चार्वाक लोग आपको नहीं मिलेंगे. लेकिन इफ यू लुक क्लोजली इन मॉडर्न टाइम्स, वी आर फॉलोइंग चार्वाक फिलॉसफी मोर देन एवर, राइट. चार्वाक जो फिलॉसफी है इट इज एविडेंट एवरीवेयर. हर जगह जो है वो हमें देखने को मिल रही है चार्वाक फिलॉसफी, राइट. दैट इज ग्रॉस इगोइस्टिक हिडनिज्म. हर जगह देखने को मिल रहा है. सभी लोग ग्रॉस इगोइस्टिक हिडनिज्म के पीछे पड़े. सो दैट इज अबाउट चार्वाक. आगे जहां जहां पर मेंशन मुझे करना होगा चार्वाक को मैं करूंगा, जहां कंपैरिजन करेंगे जैनिज्म को, राइट. सो एज आई सेड, चार्वाक इज वन एक्सट्रीम, जैनिज्म इज अनदर एक्सट्रीम, और इनके बीच में कहीं ना कहीं हम बुद्धिज्म को रख सकते हैं, ठीक है. सो पहले हमने एक एक्सट्रीम पढ़ लिया चार्वाक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक एक्सट्रीम जैनिज्म, और फिर हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म. ऑलराइट, फिर हम आगे गीता, गांधी, वो सब जो है वो शुरू करेंगे. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट मेक श्योर कि आप रिवाइज जरूर कर लें प्रीवियस सेशंस को. ऑलराइट, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.